भूतों की बारात। ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था। वहां से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो, ये रघु नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे? ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, नाचने दो उन्हें। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। लड़के हंगामे कर रहे थे जिससे वहां के लोकल लोग परेशान होने लगे। अरे नाचो! एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी। ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सुना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो। वो देखो सामने, वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगाकर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया। सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार, अंधेरा कैसे हो गया? बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर, ये क्या है यार? अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था। सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे। सबकी सांसें तेज हो गईं। बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे, याहू! आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पूल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा।
अरे नाच तो रहा हूँ, पुल के पास क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा। काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी। मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया लेकिन हम नहीं माने। हम अलग ही नशे में थे उस दिन। नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था। हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बारातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या? लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बारातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा। फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, नहीं, नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है। वहां कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार, पैसा लेना है या नहीं? आधा घंटा हो गया, डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। है? चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना, पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहां प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते। हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे। मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीरकर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी। तू
तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है। रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो? मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है। डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है, पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है, और देख, तुमसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है। तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ? उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे हाय, कहाँ फंस गई मैं? निकालो मुझे बाहर।
ये तो उस मकान से भी छोटा है। हाँ। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल। मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। बबलू, विशाल और विकास तीनों काफी जिगरी दोस्त थे। कोलकाता में रहते थे। तीनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों बेरोजगारी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात है, बातों बातों में विशाल बोला, यार, तुम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना है? काफी कुछ सुना है मैंने उस फोर्ट के बारे में। राजस्थान में है, काफी पुराना और भयानक फोर्ट है वो। लोगों का कहना है कि वो भूतिया फोर्ट है, इसलिए शाम के बाद सूरज निकलने से पहले उस फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तभी बबलू मुस्कुराते हुए बोला, जी विकास जी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही है, भानगढ़ फोर्ट। मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे हर वक्त सताते रहते हो। वहाँ उस किले में कुछ सीरियस कर बैठोगे मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। विकास को लगा कि वो मना कर देगा तो उसके दोनों दोस्त भी भानगढ़ की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर बेचारा विकास भी मान गया, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। फिर तीनों ट्रेन में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़े। राजस्थान में बस और टैक्सी का सफर करते करते वे किले के सामने पहुंच गए। भानगढ़ फोर्ट काफी बड़ा और काफी लंबा फैला था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगलना चाहता हो। काफी पुराना और लगभग खंडहर हो चुका है ये फोर्ट। तभी तो मैं सोचूं कि इस किले से लोगों की इतनी फटती क्यों है। फिर तीनों दोस्त टिकट लेकर अंदर किले में गए और घूमने लगे। किला अंदर से काफी विशाल और पुराना था। बड़े बड़े महल और उनके बड़े बड़े कमरे थे। पानी का एक विशाल तालाब था। राजा महाराजाओं की और बहुत सी पुरानी चीजें थी जो देखने लायक थी। काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक किला घूम रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स किले के अंदर आकर चिल्लाने लगे, चलो सब लोग, शाम हो गई है, अब इस किले में रहना अलाउड नहीं है। गार्ड की बात मानकर सब लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन विशाल और बबलू का कुछ अलग ही प्लान था। हम एक काम करते हैं, आज रात इसी किले में रुकते हैं और देखते हैं कि इस किले के बारे में जो जो बातें करते हैं लोग, वह सच में सच है या अफवाह। नहीं नहीं, मरना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए यार। चलो हम किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर बबलू और विशाल एक कमरे में भाग गए। तभी विकास ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी हट्टा कट्टा और भयानक था, वो विकास की तरफ ही आ रहा है। विकास को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागा और एक कमरे में छिप गया। किले का विशाल सा गेट बंद करा दिया गया और रात हुई। विकास एक कमरे में था। काफी घना अंधेरा था और विशाल को अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बबलू, विशाल, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी किसी ने विकास का मोबाइल खींचकर उसे किले से बाहर फेंक दिया। विकास ने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत। विकास डर के मारे किले में इधर उधर भागने लगा तो किले में इधर उधर बस भूत ही भूत मंडरा रहे थे। दासियों के भूत, सिपाहियों के भूत, राजाओं के भूत, रानियों के भूत, और उन भूतों के बीच विकास काफी बुरी तरह फंस गया था।
भूत विकास के पास आकर उसे जोरदार टक्कर मार रहे थे और उड़ रहे थे। विकास बस इधर उधर गिर रहा था और चीख रहा था, बचाओ बचाओ। इधर किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तभी विशाल और बबलू उसके पास आए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। विशाल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक मजाक में हमारे दोस्त को बताया कि हम रात भर किले में रुकेंगे। उसे लगा सच में रुकेंगे। हम होटल चले गए, लेकिन वो होटल नहीं लौटा। प्लीज कुछ कीजिए। जो भी हो, किले का दरवाजा तो अब सीधे सुबह ही खुलेगा। बबलू ने काफी सारे पैसे गार्ड को दिए और गार्ड मान गया। उसने किले का दरवाजा खोला और तीनों किले में विकास को ढूंढने लगे। विकास, विकास, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी गार्ड पर अचानक एक भूत ने हमला किया और देखते ही देखते गार्ड भी एक भयानक भूत बन गया। बबलू बचो। गार्ड का भूत बबलू और विकास को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दोनों दोस्त उस भूत से बचने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो एक कोने में आकर छिप गए। तभी बबलू को वहाँ उस कोने में विकास बैठा हुआ दिखा। विकास, विकास, तुम होश में तो हो? विकास चलो यहाँ से, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बबलू और विशाल विकास को वहाँ से उठाकर अपने साथ किले से बाहर ले जाने लगे और किले के बंद दरवाजे के सामने आकर तीनों रुक गए। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, किले से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? तभी अब तक चुपचाप खड़ा विकास अचानक से बोला, है, किले से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। हैं? कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है तुम दोनों की मौत। और अचानक विकास जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते विकास एक भयानक भूत बन गया। विकास, विकास, हम तुम्हारे दोस्त हैं, याद करो। दोस्त? मेरे दोस्त तो अंदर है। ऐसा मत बोलो विकास। सॉरी यार, हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मजाक किया। विकास, अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं है तो फिर कौन है हम? पहचानो हमें। पहचान लिया तुम दोनों कौन हो। हैं? कौन है हम? तुम दोनों हो मेरा शिकार। ऐसा कहकर विकास ने बबलू और विशाल पर जोरदार हमला किया और दोनों को मार दिया। फिर विकास का भूत वापस वहां से अंदर अंधेरे किले में चला गया और हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ फोर्ट के राज में खो गया। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था।
भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था।
पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब? रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है, वो प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी, जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना जरूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीजन हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी
और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या, आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश? सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं।
भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरता हुआ हाँफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे, और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धौला कुआं के हर एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले
अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वह भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है। और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा। ब्लडी विच। इंग्लैंड के दो टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था, पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली।
जी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या, अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए, मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था।
मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट, इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए।